अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 8 का एक टॉपिक स्टेशनरी वेव आज हम डिस्कस करने लगे। स्टेशनरी वेव बीट्स से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी है। उस डिफरेंस को आज देखते हैं। इनको मिक्स नहीं करना, बीट्स और स्टेशनरी वेव को। तो स्टेशनरी वेव में भी दो वेव्स की ज़रूरत पड़ती हैं और बीट्स में भी दो वेव्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो आज हम देखते हैं कि स्टेशनरी वेव कैसे डिफरेंट है बीट से। तो देखिए, स्टेशनरी वेव में आपको ऐसी दो वेव्स की ज़रूरत पड़ेगी जिन दो वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम, जिन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम, एम्पलीट्यूड भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। उन दो वेव्स की स्पीड भी सेम होगी और वो अलोंग अ सेम लाइन ट्रैवल कर रहे होंगे। लेकिन जो फर्क आएगा वो ये कि ये दो वेव्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होंगे। ये दो वेव्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होंगे। तब इन दोनों के मीटअप से या इन दोनों के मिलने से जो वेव प्रोड्यूस होगी, जो वेव ऑब्टेन्ड होगी, उसको हम कहेंगे स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव क्या है कि ऐसी दो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड, जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी स्पीड जो एक ही लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक लाइन में उनका ट्रैवल करना है लेकिन उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो, तो तब जो वेव ऑब्टेन्ड होगी उसको स्टेशनरी वेव कहेंगे। इस स्टेशनरी वेव को बनाने के लिए एक स्ट्रिंग का यूज करते हैं। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग का एक एंड आप किसी फिक्स्ड सपोर्ट दीवार के साथ या किसी वॉल के साथ आप अटैच कर दें। जब आप इस स्ट्रिंग का एक एंड एक वॉल के साथ फिक्स्ड कर देंगे और दूसरे एंड से आप एक पल्स को जनरेट करें, तो जब आप एक पल्स को जनरेट करेंगे वो पल्स क्रस्ट भी हो सकता है और वो पल्स ट्रफ भी हो सकता है, ट्रांसवर्स वेव है क्योंकि। तो जब आप एक पल्स को जनरेट करेंगे तो इस पल्स ने प्रोपागेट करना है, इस पल्स ने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक प्रोपागेट करना है। तो जब ये क्रस्ट एक पोजीशन से दूसरे फिक्स्ड एंड वाली पोजीशन में प्रोपागेट कर रहा होगा, तो ये प्रोपागेट करता हुआ इसको कहेंगे इंसिडेंट वेव। ये जो हमने वेव भेजी है, ये जो पल्स भेजा है, इसको कहेंगे इंसिडेंट वेव। तो ये जो इंसिडेंट वेव ट्रेवल करता हुआ वॉल के पास आ रहा है, एक फिक्स्ड एंड के पास आ रहा है, तो इस फिक्स्ड एंड से टकराने के बाद इसने बाउंस बैक होना है, रिफ्लेक्ट बैक होना है। तो जो आपके पास टकराने के बाद वेव आएगी उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। अब देखें, जो स्ट्रिंग में वेव हमने भेजी और जो रिफ्लेक्ट बैक होके वेव आ रही है, क्या ये दोनों एक ही स्ट्रिंग के ऊपर है? वेव एक ही लाइन के ऊपर होंगी। जो आपने भेजी वेव और जो टकरा के वापस आई वेव, ये दोनों एक ही स्ट्रिंग के ऊपर होंगी। और एज्यूम करें अगर मैं सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव जनरेट करवाऊं, तो ये सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव उस एंड से टकराकर वापस इसी स्ट्रिंग पर आना शुरू हो जाएंगी। मुसलसल अगर आप जनरेट करवा रहे हैं तो मुसलसल रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ रही होंगी। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमने एक पल्स जनरेट कराया जिसका एम्पलीट्यूड है ए। अब इस एम्पलीट्यूड का वेव जो एक पल्स है, इस एम्पलीट्यूड की, इसको जब हमने प्रोपागेट करवाया तो ये आगे प्रोपागेट करता 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 जब इस फिक्स्ड एंड के साथ, इस सपोर्ट के साथ टकरा कर वापस आएगा, तो हमने ये एज्यूम करना है कि हमारे केस में एनर्जी का जो लॉस है वो जीरो है। मतलब इस वेव ने अपनी कोई एनर्जी इस वॉल को एब्जॉर्ब नहीं करने दी, या इस वॉल ने कोई भी वेव की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया। देखें, अगर ये इस वेव की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो होगा क्या कि जिस एम्पलीट्यूड से हमने ये वेव क्रस्ट को भेजा है वो सेम एम्पलीट्यूड के साथ वापस नहीं आएगा। एनर्जी कम होने की वजह से उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। और हम लोग स्टेशनरी वेव में ये देख रहे हैं कि ऐसी दो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए और वो एक ही लाइन में ट्रैवल करें पर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तब हमारे पास स्टेशनरी वेव बनती हैं। तो इस वजह से एम्पलीट्यूड सेम रखने के लिए एनर्जी का लॉस जीरो हो रहा है। ये तो बात हो गई कि हम लोगों के पास दो वेव हैं जो एक ही लाइन में है, एक ही स्ट्रिंग में है और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है। एम्पलीट्यूड सेम कैसे रखना है? एनर्जी लॉस जीरो हो रहा है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे सेम हो सकती है। देखें, फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में आपने कितनी वेव्स को जनरेट किया, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी।
अगर 1 सेकंड में आपने 5 वेव्स जनरेट करवाई तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5 हर्ट्ज। अब जब 1 सेकंड में 5 वेव्स आपने जनरेट करवाई हैं तो ये 1 सेकंड में 5 वेव्स टकराकर वापस भी तो आएंगी। तो ये जो 5 वेव्स आपने भेजी, 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी, वो टकराकर 1 सेकंड में 5 आपके पास वेव्स अगर वापस आपको मिल रही हैं तो इसका मतलब सेम फ्रीक्वेंसी हो गई। 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो आपके पास 5 वेव्स जनरेट करवाई हैं आपने, वो टकराकर 1 सेकंड में 5 वेव्स आपको वापस मिल रही हैं। इसका मतलब है कि आपके पास एक ऐसी 2 वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, जिनकी स्पीड भी सेम है, और वो एक ही लाइन में, एक ही स्ट्रिंग में, मतलब एक ही लाइन में ट्रैवल कर रही है, लेकिन उनकी डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट। तो तब जब इन 2 वेव्स का सुपरपोज होगा तो इस सुपरपोजिशन की वजह से हमारे पास जो वेव आएगी उसको कहेंगे स्टेशनरी वेव। When 2 plane waves having the same amplitude and frequency traveling with the same speed along a line in opposite direction are superposed, a wave obtained is called stationary wave. अब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड फेज चेंज में ये देखा कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में वेव मूव करती है, ट्रैवल करती है, तो उसमें उसके फेज में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है या पाई रेडियन का, और जब डेंसर से रेयर में आती है तो कोई फेज शिफ्ट नहीं होता। अब यहां पर आप देखें कि जब हमने एक इंसिडेंट वेव को भेजा तो ये आपके पास रेयर मीडियम है और ये जो वॉल है ये डेंसर मीडियम है। तो जब इस वेव को हमने इंसिडेंट वेव को ट्रैवल करवाया तो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये एक आपके पास क्रस्ट जो है जब वॉल की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो ये वॉल के पार्टिकल्स जो आपके पास हैं, जो दीवार है उसके पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ मूव नहीं करवा सकती। दीवार के पार्टिकल्स को, ये जो स्ट्रिंग है इसके पार्टिकल्स, दीवार के जो पार्टिकल्स हैं उसको ऊपर मूव नहीं करवा सकती। तो होगा क्या कि ये जो वॉल है ये खुद तो ऊपर नहीं होगी, लेकिन ये जो वेव, जो इंसिडेंट वेव है, टकराने के बाद वॉल उसको क्या करेगा, दीवार जो है उसको इन्वर्ट, उसको उल्टा देगी। तो भेजी आपने इस तरीके से इंसिडेंट वेव होगी, लेकिन रिफ्लेक्ट बैक होकर आपके पास जो एक पल्स आएगी वो इन्वर्ट हो चुकी होगी, उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया होगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा। तो आप देख सकते हैं एक पल्स भेजी और वो पल्स आपको कैसे मिल रही है, उसी स्ट्रिंग में रही है लेकिन वो इन्वर्ट हो चुकी है। अब अगर आप, ये तो एक सिंपल पल्स की बात है, अगर आप सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव जनरेट करवाना शुरू कर दें, सीरीज ऑफ मतलब आप बनाए जा रहे हैं वेव, तो ये वेव इस तरीके से गई और टकराकर उसी लाइन में वापस भी आ रही होंगी। तो जब इन 2 वेव्स का सुपरपोजिशन होगा तो फिर हमारे पास जो वेव आएगी उसको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं कि एक रबर बैंड है, उस रबर बैंड को आपने 2 एंड के साथ फिक्स्ड कर दिया है, स्ट्रेच करके उस 2 एंड के साथ फिक्स्ड कर दिया, और अगर आप उस रबर बैंड को सेंटर से प्लग करो तो आपको कुछ इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिलता है। ये आपके पास, हम एज्यूम करते हैं कि स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग इन वन लूप, हमने एक ऐसी स्टेशनरी वेव को स्टार्ट करना है चूंकि, तो हमने स्टेशनरी वेव ऐसी बनानी है जो एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग में एक स्टेशनरी वेव बने। एक सिंपल स्टार्ट हम शुरू करते हैं कि जब हमारे पास एक स्टेशनरी वेव बन रही है, तो जब आप एक रबर बैंड को इस तरीके से क्लैंप करके प्लग करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिलेगा। ये आपके पास होती है स्टेशनरी वेव। देखिए इस स्टेशनरी वेव में एक बात यह है कि जिन 2 एंड्स के साथ आपने इसको फिक्स्ड किया हुआ है, जो कर रहे हैं उनकी उन पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ऐसे पार्टिकल्स जहां डिस्प्लेसमेंट 0 हो उसको कहते हैं नोड। तो यहां पर हम देख सकते हैं एक ये इस रबर बैंड या स्ट्रिंग का एक ये एंड फिक्स्ड है और एक ये एंड फिक्स्ड है, तो यहां पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, तो ऐसी पोजीशन को कहा जाता है नोड। तो ये आपके पास एक ये नोड बन रहा है और एक ये नोड बन रहा है। अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट वाला जो आपके पास पार्टिकल है वो पार्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड अपनी पोजीशन पर मूव कर रहा है, एक खास एम्पलीट्यूड के साथ मूव कर रहा है, एक खास एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है। उससे आप नेक्स्ट पार्टिकल की तरफ जाएंगे तो वो उससे थोड़ा ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्टिकल पर जाते जाएंगे तो वो थोड़े ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहे होंगे। और जब हम सेंटर की बात करें तो सेंटर पर जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। जिस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो उसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहेंगे, ये जो आपके पास इस पार्टिकल की जो एम्पलीट्यूड बना है मैक्सिमम हो गया, इसको हम कहेंगे एंटी नोड। यहां पर एंटी नोड बन रहा है।
और फिर से अगर आप यहां पर देखेंगे तो फिर से डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स का कम होना शुरू हो गया। तो ये बेसिकली स्टेशनरी वेव में आपके पास नोड और एंटी नोड इसकी कॉम्बिनेशन होती है। एंटी नोड कहां? जहां पर आपके पास पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसको हमने कह दिया एंटी नोड। जहां पार्टिकल अपनी पोजीशन पर रेस्ट पर है, आप यूं समझ ले वो हिल भी नहीं रहे अपनी जगह से, अब उनकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। यहां पर आप देखें कि एक पूरी जो वेव होती है हमारे पास, ये जो एक पूरी वेव है, इस पूरी वेव की वेवलेंथ होती है लैम्डा, और अगर हम हाफ की बात करें तो उसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा बाई 2। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये एक नोड से लेके दूसरे नोड तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ? लैम्डा बाई 2 के इक्वल हुआ, हाफ वेवलेंथ के इक्वल हुआ, हाफ लैम्डा के इक्वल हुआ। मतलब आप ये देखें कि एक नोड से दूसरे नोड तक का जो फासला है ये हमेशा एक जैसा रहेगा, लैम्डा बाई 2 के इक्वल रहेगा, हाफ ऑफ द वेवलेंथ के इक्वल रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जो आपके पास नोड से नोड तक का डिस्टेंस है ये हमेशा लैम्डा बाई 2 के ही इक्वल रहेगा। चाहे आपके पास एक स्ट्रिंग में 2 नोड बन रहे हैं, 4 नोड बन रहे हैं, 6 नोड, जितने भी नोड बन रहे हैं, एक नोड से दूसरे नोड तक का फासला, 2 सक्सेसिव नोड्स का जो फासला है वो लैम्डा बाई 2 के ही इक्वल होगा। ये चीज आपने याद रखनी है। अब देखें, जब नोड से नोड तक का फासला लैम्डा बाई 2 है तो एंटी नोड से नोड तक का फासला कितना होगा? तो आप देख सकते हैं इसकी जो यहाँ एंटी नोड से नोड तक का जो फासला है ये नोड से नोड तक के फासले का हाफ है। तो लैम्डा बाई 2 का हाफ करें तो हमारे पास एक एंटी नोड से दूसरे नोड तक का फासला कितना आता है? लैम्डा बाई 4। तो नोड से नोड तक का फासला लैम्डा बाई 2, एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड तक का फासला भी लैम्डा बाई 2, लेकिन एक एंटी नोड और एक नोड तक का फासला हाफ हो जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा बाई 4। तो ख्वाह आपके पास नोड की अगर आप लेंथ देखें तो वो लैम्डा बाई 2 है, एंटी नोड तक का फासला देखें वो भी लैम्डा बाई 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एंटी नोड बन रहा है, फिर एक यहाँ पर कहीं एंटी नोड बन रहा होगा, तो उनका फासला कितना होगा? लैम्डा बाई 2। लेकिन एक एंटी नोड से दूसरे नोड तक का फासला आपके पास लैम्डा बाई 4 के इक्वल होगा। तो नोड क्या है? द एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड विच डू नॉट वाइब्रेट एट ऑल आर कॉल्ड nodes and denoted by capital N. Antinode क्या है? All the midpoints between the two successive nodes where the amplitude of oscillation is maximum are known as antinode and denoted by A. तो इन दोनों नोड के दरमियान आप देखें, the midpoint between the two successive nodes, इन दोनों नोड के बिल्कुल सेंटर पे मिड पॉइंट पर आप देखें जिधर पार्टिकल की ऑसिलेशन मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, उसको हम क्या कह रहे हैं? एंटी नोड कह रहे हैं। तो ये तो हमारे पास फॉर्मेशन थी कि एक स्ट्रिंग में एक ही आपके पास स्टेशनरी वेव बन रही है। हम इस चीज को आगे कैलकुलेट भी करेंगे। अब हम अभी कैलकुलेशन पर नहीं जाते, अभी हम ये देख लेते हैं कि स्टेशनरी वेव जो है उसमें एंटी नोड नोड की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, इनका डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपके पास स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग इन 2 लूप्स, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग में 2 लूप बन रहे हैं तो वो हमारे पास सिनेरियो क्या है? फर्ज कर लें आपके पास वही एक रबर बैंड है, लेकिन अभी हमने उसको सेंटर से प्लग किया था, अभी हम सेंटर से नहीं किसी और जगह से प्लग करते हैं, तो हो सकता है हमारे पास जो स्टेशनरी वेव है वो 2, 3 इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाए जब हम डिस्टेंस चेंज करें। वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भी। तो यहां पर आप देखें कि 2 लूप किस तरह बनते हैं कि वही आपके पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में आपके पास अगर 2 स्टेशनरी वेव बन रहे हैं तो अभी मैंने बताया आपके पास नोड से नोड तक का फासला जहां पर पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट 0 है वो नोड है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ये नोड बन रहा है, एक सेंटर पे नोड बन रहा है और एक यहां पर नोड बन रहा है। तो एक नोड से दूसरे नोड तक का फासला कितना है? लैम्डा बाई 2। एक नोड से दूसरे नोड तक का फासला कितना है? लैम्डा बाई 2। और एक एंटी नोड से नोड तक का फासला कितना है? लैम्डा बाई 4। तो यहां कितने लैम्डा बाई 4 बन रहे हैं? देखें, एक ये लैम्डा बाई 4, एक ये लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 और ये लैम्डा बाई 4। और नोड से नोड तक का फासला कितना है? लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2। यहां पर हमारे पास एक ही लूप बन रहा था तो फ्रीक्वेंसी हमने लिखी f1, इसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये भी बात को जो है वो जस्टिफाई करेंगे कि ये आपके पास एक सिंगल लूप है तो इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है। अब देखिए यहां पर एक लूप बन रहा है तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूं कर देते हैं कि ये आपके पास लैम्डा 1/2 है और ये भी लैम्डा 1/4 है, क्योंकि एक अभी लूप बन रहा था। तो जब 2 लूप बनेंगे तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? लैम्डा
2/2, लैम्डा 2/2, या फिर हम इसको अगर एंटी नोड बन रहा है यहाँ से यहाँ तक तो हम इसको कह देंगे लैम्डा 2/4। इसी तरीके से हम लैम्डा 2 डिनोट कर रहा है कि हमारे पास इस टाइम 2 स्टेशनरी वेव बन रही है। अब देखें यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, डबल हो गई है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, जो आपके पास यहाँ फ्रीक्वेंसी आई है वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का डबल है, फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल है, तो हम यूँ लिखेंगे f2 इज इक्वल टू 2f1, f3 इज इक्वल टू 3f1 अप टू सोन fn इज इक्वल टू nf1। मतलब तमाम जो आपके पास फ्रीक्वेंसी का डबल हो रहा है या आपके पास जो स्टेशनरी वेव बढ़ रही हैं वो आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के डबल है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसी के एक एक इंक्रीज करते जाएं, डबल हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, या फिर अगर n स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं तो n टाइम्स आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जो fn है वो n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को f1 से डिनोट किया हुआ है। तो ये आपके पास स्टेशनरी वेव थी। और स्टेशनरी वेव में एक चीज़ ये है कि यहाँ पर जो जिस तरह प्रोग्रेसिव वेव होती हैं, ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं, उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है, प्रोपगेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि एक नोड से दूसरे नोड तक जो आपके पास एनर्जी है वो एनर्जी इसी लूप में कन्फाइंड हुई हुई है, वो एनर्जी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं नोड और नोड जो है यहाँ पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब जो आपके पास एनर्जी है वो इस लूप के अंदर ही मौजूद है, आगे प्रोपगेट नहीं कर सकती। ये दो नोड्स के दरमियान ही आपके पास एनर्जी फिक्स्ड हुई हुई है। और अगर यहाँ हम बात करें तो एक नोड से दूसरे नोड और फिर इस नोड से इस नोड तक के दरमियान जो एनर्जी है वो एनर्जी यहीं पर ही इस लूप में कन्फाइंड हुई हुई है, और यहाँ वाली एनर्जी इस लूप में कन्फाइंड हुई हुई है। तो ये स्टेशनरी वेव की आज हमने बात की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच ट्रांसवर्स वेव्स की भी बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।